जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल पर। आज जो है कक्षा 12th के जो है चैप्टर नंबर 1 के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो आपको पता है अलैंगिक जनन में एक जीव जो है भाग लेते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे आगे, पौधों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हो सकता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो है लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन होता। ठीक है, यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन होता। तो अलैंगिक जनन जो है कितने विधि से हो सकता है? तो विभाजन हो सकता है, मुकुलन हो सकता है, विखंडन हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कायिक जनन निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन जो है जड़ द्वारा होता है, ठीक है, पत्तियों द्वारा होता है और स्तंभ द्वारा होता है। जड़, तना और पत्ती, इन तीनों के द्वारा जो है कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न, मादा पुष्प का जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है? तो मादा पुष्प का जो भाग होता है वो होता है जयांग। क्या होता है? जयांग। ठीक है, अब जयांग क्या होता है ध्यान रखेंगे। कुछ इस तरह का जो है डायग्राम बना होता है, इस तरह के जो है डायग्राम बना होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा के बाद क्या होता है? स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल होता है। और स्टाइल के बाद क्या होता है? ओवरी होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को मिला करके कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को ही क्या कहा जाता है? तो जयांग कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, जयांग के जो है इकाई क्या होती है? स्त्री केसर, और स्त्री केसर का समूह क्या होता है? जयांग। ठीक है, नर पुष्प का नर पुष्प का जो है निम्न में से कौन सा भाग होता है? तो नर पुष्प का जो भाग होता है वह होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। तो इसको भी देखते हैं ध्यान से। इस तरह का जो है डायग्राम बना होता है। इस तरह के डायग्राम में इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो परागकोश कहते हैं। और परागकोश, और ये जो है क्या होता है? तंतु होता है। क्या होता है? तंतु होता है। और इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं, यानी संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संयोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी कहा जाता है। और इन तीनों को मिला करके क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? तो पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। अगर पुमंग की इकाई पूछे तो पुंकेसर, और पुंकेसर का समूह पूछे तो पुमंग। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? तो कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, रोपण, ये कायिक जनन की कृत्रिम विधि है। कलम लगाना, ये भी जो है कृत्रिम विधि है। उत्तक संवर्धन, ये भी कृत्रिम विधि है। और दाब लगाना, यानी इनमें से सभी जो है क्या है? ये कृत्रिम विधि है। कायिक जनन जब मानव के द्वारा कृत्रिम तरीके से किया जाता है तो उसे कृत्रिम विधि कहते हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संचरण जो है स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्तंभ के द्वारा होता है। पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? तो पराग थैले जो है परागकोश में पाए जाते हैं। पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वपरागन। क्या कहलाता है? स्वपरागन। यानी एक ही पुष्प है, मान के चलिए कि जो है एक ही पुष्प है, और उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्वपरागन कहेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन जो है फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। अगला प्रश्न, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं।
मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? तो शुक्राणु का भंडार जो है वृषण का एक भाग होता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण। अधिवृषण जिसे इंग्लिश में इपिडिडमिस कहते हैं, इसी इपिडिडमिस में जो है शुक्राणु का भंडारण होता है। ठीक है, तो इपिडिडमिस इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो युग्मक जनन कहा जाता है। तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो युग्मक जनन से आकार जनन, यानी कि जो है युग्मक जनन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो के बाद जो है जनन अंग बनते हैं, सभी अवस्थाओं को सम्मिलित मतलब सभी अवस्थाओं को अगर मिला दें तो यह क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखेंगे, यह कहलाएगा भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? यह एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन क्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित होना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे गैस्ट्रूला। क्या कहलाता है? यह कहलाता है गैस्ट्रूला जो है कहलाता है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके केंद्रों सहित समेकन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अधांत्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं गैस्टूला। क्या कहते हैं? इस अवस्था को गैस्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्टूला कहते हैं। अगला प्रश्न है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे परिवर्धन। क्या कहते हैं? इसे परिवर्धन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आकार में होने वाली बाहरी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो आकार में होने वाली बाहरी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो आकार जनन। क्या कहते हैं? उसे आकार जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकार जनन कहा जाता है। मेरुलाकी कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसेल को घेरे रहती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं ब्लास्टूला। क्या कहते हैं? इस अवस्था को ब्लास्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टूला कहते हैं। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाया जाता है उभयलिंगी। जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक ही शरीर पर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी या द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे इसको? तो इसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समस्त शिशुओं को जन्म देकर अपनी जाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जनन। अगर जीव जनन नहीं करे तो उसकी जो है स्थितियां समाप्त हो सकती है, यानी कि वह सारे के सारे जीव जो है इस पृथ्वी पर से जो है समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। जीवों को जनन करने के लिए जनन से ही जो है जीवों का जो है अस्तित्व बना रहता है। तो पृथ्वी पर अगर जीव अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो उसको क्या करना होगा? तो जनन करना होगा। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? तो अब बात आती है विभिन्नताएं यानी वेरिएशन। वेरिएशन तभी आ सकता है जब वह जीव क्या करेगा? लैंगिक जनन करेगा। क्योंकि लैंगिक जनन में जो है दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, यानी कि इसमें एक मेल होता है तो दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है।
इसी मेल और फीमेल के कारण यानी कि जो है क्या आ पाता है, तो वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। तो जीवों में विभिन्नताएं तभी आएगा जब वह क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही जनक भाग लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने जनक भाग लेते हैं? तो एक ही जनक भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो माता और पिता के द्वारा दिए गए जो है युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो ध्यान रखेंगे युग्मनज यानी कि जायगोट, यानी मेल का जो है स्पर्म, मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल का ओवा, ये दोनों आपस में जब सब क्या होता है, मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट यानी युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज यानी जायगोट बनता है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर जो है 26 पर जो है चलते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देती है कहलाते हैं। तो जंतु जो शिशुओं को जन्म देती है जरायु जो है कहलाती है। क्या कहलाती है? जरायु। यानी आप कह सकते हैं ओविपेरस और विविपेरस, यानी कि जो है अंडप्रजक और सजीव प्रजक। जो शिशुओं को डायरेक्ट जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सजीव प्रजक। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। और जो अंडे उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंड प्रजक। अंडे को उत्पन्न करने वाले जीवों को अंड प्रजक और सजीवों को जन्म देने वाले यानी शिशुओं को जन्म देने वाले जीवों को जो है सजीव प्रजक कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है? तो युग्मनज में क्रोमोसोम का जो है सेट होता है। तो युग्मनज में जो है क्रोमोसोम का जो सेट होता है वह क्या होता है? 2n होता है। अब ध्यान रखेंगे साथियों, स्पर्म, स्पर्म में जो है स्पर्म क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये हो गया n और ओवा हो गया क्या? n। यानी n जहां पर देखेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? अगुणित कहेंगे यानी हेप्लॉइड कहेंगे। दो हेप्लॉइड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? डिप्लॉइड बनाएगा यानी 2n बनाएगा यानी द्विगुणित। अगर ये अगुणित है और ये भी अगुणित है तो दोनों आपस में मिलकर के क्या बनेगा? द्विगुणित बनेगा यानी 2n बनेगा। प्रश्न नंबर 28, जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से होता है तब इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। तो अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडजनन। अंडाणु की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन। बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, ठीक है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है फीमेल में होती है और जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मेल में होती है। और ये मेल में टेस्टिस में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और अंडाणु का निर्माण जो है फीमेल के ओवरी में होता है। और ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो ओवरी की संख्या 2 होती है और मेल में टेस्टिस की संख्या भी 2 होती है। मेल में जो टेस्टिस जो है जिस थैली नुमा संरचना में बंद होता है उस थैली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? स्क्रूटम कहा जाता है। और स्क्रूटम का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।